तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वोजन ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा हाइपोथेसिस काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि तुमने जहाँ पर कुछ सही किया कुछ गलत कहा है, यानी कि जहाँ पर तुम्हारा कहना सही भी था और गलत भी था। ग्रैंडपा उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम जहाँ पर उसके डिसेंडेंट हो या नहीं, जहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम जहाँ पर 1000 साल से अभी तक जिंदा हो, मार्शल गार्ड चाहे जो भी हो, लेकिन वो एक गार्ड तो नहीं था जो इतने सालों से जिंदा रह सकता है। जो बताओ क्या है, तुम रियली हो कौन? तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मेरा नाम डैन वोजून है, सभी लोग जहाँ पर मेरी फैमिली के लोग हो, चाहे मेरी आइडेंटिटी कुछ भी हो, जहाँ पर ये नहीं बदलने वाला। और मुझे लगता है कि तुम्हें जहाँ पर से ज्यादा जानने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही तुम्हें जहाँ पर से ज्यादा मैं कुछ बताने वाला हूँ। तुम लोग मेरी फैमिली के लोग हो, मैं चाहे जो भी हो जाए तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें जो भी जहाँ पर जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे लिए काफी है? जुनशान स्वर्ड जैसी वो से ये वाली बात करता है तो ग्रैंडपा को एक झटका लगता है। तुम्हारा वोजन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अब दोबारा जहाँ पर इस तरह की बातें मेरे सामने मत करना, मैं जहाँ से जा रहा हूँ। हमारा वोजन वहां चला जाता है, जबकि मुझे सोच रहा था क्या वाकई में हमारे मास्टर जो है ये मार्शल गार्ड के डिसेंडेंट है। स्मार्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ पर एक अच्छे मास्टर को सर्व कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। तो दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनका मास्टर मार्शल गार्ड के डिसेंडेंट है। तो ग्रैंडपा उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मास्टर इस वक्त इस दुनिया में सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर ये मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट है तो इसका मतलब यह है कि इससे ज्यादा पावरफुल इस वक्त इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सीन फिर से ग्रैंडपा का ही दिखाया जाता है। ग्रैंडपा जो होते हैं वो बड़ी मेहनत करके एक तख्ती के ऊपर एक नाम लिखते हैं, तो वो यहाँ पर डैन फैमिली या फूनान लिख देते हैं। वो एक फैमिली का नाम लिखते हैं, यानी इसको डैन फैमिली का नाम दे दिया गया है। तो सोमी ये देखने के बाद कहते हैं तो बहुत ज्यादा कूल है, मुझे भी यहाँ पर इस तरह की कैलीग्राफी सीखनी है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर काम किया और तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें भी यहाँ पर इस बारे में सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे नाम लिखे जाते हैं। तब वो उससे बात कर रहे होते हैं तो हमारा वोजन वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे मेंशन में जो चाहे वो कर सकते हो? ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक साइन बोर्ड बना रहा हूँ जिसे दरवाजे के बाहर लटकाया जाएगा। वोजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने लास्ट टाइम क्लियरली तुम्हें कहा था कि ये टॉपिक क्लोज हो चुका है, दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना, दोबारा यहाँ पर ये बात नहीं की जाएगी। उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि हम लोग एक सेक्टर एस्टैब्लिश ना करें, एक फैमिली एस्टैब्लिश ना करें, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जो ऐसे यहाँ पर अपने नाम का टैग जो होती है वो बाहर लगाती है ताकि लोगों को कम से कम इतना पता हो कि यहाँ पर कौन सी फैमिली रहती है, इसका ताल्लुक सेक्टर बनाने से नहीं है। तुम्हारा वोजन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन इसी के साथ जब वो सोमी को देखता है, सोमी उस नाम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तुम्हारा वोजन कहता है अच्छा ठीक है तुम इसको बाहर लटका सकते हो। साथ ही हमारा वोजन उसे कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब जाने वाले हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए काफी महीने हो गए हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि मेरे जैसा एक बुढ़ा आदमी यहाँ पर मरने के लिए जगह ढूंढ रहा है, क्या मैं यहाँ पर आराम से मर भी नहीं सकता? तुम्हारा वोजन कहता है नहीं, हमारे पास यहाँ पर तुम्हें दफनाने की कोई जगह नहीं है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो फिर मुझे उन तीनों ह्यूमंस के साथ दफना देना, उनके साथ अगर मेरी कब्र बनेगी तो मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। वोजन कहता है कि नहीं, वहां पर कोई भी 3 ह्यूमंस नहीं और ना उनके साथ मैं तुम्हें दफना सकता हूँ। ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर मेरी हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो की पावर थी वो सारी चली गई है की डेसिपोटिंग पॉइजन की वजह से, और अब मेरी उम्र जो है यहाँ पर और ज्यादा बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब मैं ज्यादा लंबी उम्र नहीं जी सकता, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ और 1 साल के बाद मैं मर जाऊंगा। अब जबकि मैं यहाँ पर 1 साल में मरने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इन बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, मैं तुम सभी के साथ एक फैमिली एक घर जैसा महसूस करता हूँ। जबकि सोमी उसे पकड़ती है और उसे कहती है ग्रैंडपा जी आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मरने वाले हैं? तो वो उसे उठा लेते हैं और कहते हैं बेटा सोमी तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होता है। ये तो ऊपर से लिखा हुआ कानून है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, यानी कि ह्यूमंस की तरफ से ऐसे लिखा आता है जो पैदा होता है उसे मरना होता है। तुम इस बुढ़े आदमी को याद रखना, मेरी कब्र यहीं पर बनेगी, तुम उसके पर आकर मुझे श्रद्धांजलि दे सकते हो। तो सोमी वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जब वो वहां पर रो रही होती है तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि अब इसे तुम खुद ही चुप कराओगे, तो यहाँ पर इसे खुद रुलाया तो खुद ही से चुप करवाओ। और मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस पॉइजन के तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद तुम यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेट नहीं कर सकते? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हमारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट जिन्हें इसकी डिस्पर्सन पॉइजन को बॉडी से निकालना नहीं आता, हम लोग बस ऐसे ही मर जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे एंटीडोट दे दो और मुझे यहाँ पर बताओ कि कैसे मैं इसको निकाल सकता हूँ तो मैं दोबारा से लंबी उम्र जी सकता हूँ। तुम्हारा वोजन उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल हर्ब की जरूरत है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या स्पिरिचुअल हर्ब की जरूरत है? तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि हाँ तुम्हें स्पिरिचुअल हर्ब्स की जरूरत है। तो ग्रैंडपा कहता है फिर मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर कौन सा स्पिरिचुअल हर्ब की जरूरत है, मुझे बस नाम बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी स्पिरिचुअल हर्ब को ढूंढ कर लाऊं। जबकि सोमी से कहती है क्या ग्रैंडपा यहाँ पर बच सकते हैं, स्पिरिचुअल हर्ब्स क्या होती हैं? तुम्हारा वोजन उसे बताता है कि स्पिरिचुअल हर्ब्स एक ऐसी चीज होती है जो कि स्पेशल ग्रास किसी कह सकते हो, तुम लोग यहाँ पर किसी भी जड़ी बूटी को स्पिरिचुअल हर्ब कह सकते हो, लेकिन वो ऐसी जड़ी बूटी होनी चाहिए जिसके अंदर ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी इकट्ठी होती है। वो कई हजार साल पुरानी हो सकती है, कई 100 साल पुरानी हो सकती है, इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होती है, इसी वजह से स्पिरिचुअल हर्ब कहते हैं और इसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि हमारी नैमकुंग फैमिली में इस वक्त एक स्पिरिचुअल हर्ब है, क्या मैं उसे लेकर आऊं? वो उसके साथ उन्होंने एक पिल बनाकर वहां पर
रखी हुई है। तो वूजन कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम वहां पर जाकर उसे ला पाओगे। यहाँ पर किसी किस्म की स्पिरिचुअल हब को ढूंढना होगा, ये नेचर में उगती है, तुम्हें यहाँ पर से इसी जंगल के ऊपर जाकर ढूंढना होगा, शायद तुम्हें कोई स्पिरिचुअल हब मिल जाए। तो ग्रैंडपा कहते हैं तो फिर ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बाजार से अगर स्पिरिचुअल हब्स खरीदे तो उसके तो बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल हब्स इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है और ये जड़ी बूटियां इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे हैं नहीं, और इतनी मेरी किस्मत अच्छी नहीं है कि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल हर्ब्स मिल सके। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आज भी ढूंढना शुरू को तो हो सकता है कि 10 साल लग जाए मुझे यहाँ पर उस जड़ी बूटी को ढूंढने में, क्योंकि मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब चल रही है। जबकि सोमी उसी की तरफ देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन जो होता है उसी माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है। तो ग्रैंडपा सोमी को अपने साथ लेते हैं, साथ में मूजिन और स्मार्टे वो सभी लोग वहां पर माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो मूजिन उसे कहता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि इस माउंटेन के ऊपर स्पिरिचुअल जड़ी बूटी मिल सकती है? तो स्मार्टे उसे कहता है कि इतनी सुबह सुबह मुझे जगा लिया, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जड़ी बूटी मिलेगी? ग्रैंडपा कहता है ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है, चलो जल्दी से इस माउंटेन के ऊपर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ये माउंटेन काफी अरसे से यहाँ पर है, तो हो सकता है कोई जड़ी बूटी यहाँ पर छुपी हुई हो। तो ग्रैंडपा कहता है कि हमें यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर जाकर चेक करना होगा, वहां पर हमें जड़ी बूटियां मिल सकती है। जबकि सोमी आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि यहाँ पर अकेले मत चलो, ये जगह खतरनाक हो सकती है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हो सकते हैं जो तुम्हें काट सकते हैं। सोमी कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोमी ऐसी जगह के ऊपर नहीं जाएगी जहाँ पर खतरा हो, मैं दूर दूर यानी साफ साफ जगह के ऊपर ही जाऊंगी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं सोमी क्या तुम भी यहाँ पर मेरे लिए उस जड़ी बूटी को ढूंढोगी? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं ग्रैंडपा, मैं चाहती हूँ कि आप जिंदा रहें और मेरे साथ खुश रहे, तो मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए जरूर करूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं तो भी ठीक है। वो मूजिन से कहते हैं कि मूजिन तुम सोमी के साथ रहो, जबकि मैं और स्मार्टे हम दोनों पहाड़ी की तरफ जाते हैं और वहां पर चेक करके आते हैं। तुम दोनों यहाँ पर आसपास के एरिया को स्कैन करो और जहाँ पर अगर खतरा हो तो दूर रहना। उसे कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। और इसी के साथ ही स्मार्टे और ग्रैंडपा दोनों वहां पर पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो स्मार्टे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि इस माउंटेन के ऊपर तुम्हें स्पिरिचुअल जड़ी बूटी मिल सकती है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जरा देखो हम लोग यहाँ पर कहाँ तक पहुंच चुके हैं और अभी तक हमें यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटी का छोटा सा तिनका भी नहीं मिला। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल है। स्मार्टे उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ अगर कोई जड़ी बूटियां खोजने वाला इंसान भी यहाँ पर जड़ी बूटी खोजने के लिए आएगा, हो सकता है कि उसे पूरा 1 साल लग जाए जड़ी बूटी ढूंढने में, और तुम्हें लगा था कि सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में तुम यहाँ पर से जड़ी बूटी ढूंढोगे और अपनी पावर्स को रिकवर कर लोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं वापस चलना चाहिए, कल दोबारा यहाँ पर आएंगे और फिर से आकर ढूंढेंगे, या फिर तुम क्यों ना जाकर नामगंग फैमिली से इस बारे में बात करो, उनसे पास जो जड़ी बूटियां वो ले लो। ग्रैंडपा कहता है कि नहीं मैं वहां पर नहीं जा सकता, मैंने नामगंग फैमिली को छोड़ दिया, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो स्मार्टे उसे कहता है कि वैसे मैंने यहाँ पर कुछ अफवाहें सुनी है, वो सारी की सारी हो सकता है कि अफवाहें या फिर सच भी हो सकती है कि नामगंग फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, चलो जल्दी से मुझे विस्तार में बताओ कि क्या हुआ है। तो वूजन उसे कहता है कि ये मोजोंग क्लैन के लीडर के बारे में है, जो कि इस वक्त तुम्हारी मीरो अलायंस का लीडर बन चुका है। तो वो कहता है कि अब उसने क्या कर दिया। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मैंने सुना है कि उसने यहाँ पर एक नया कानून पास किया, एक नया कानून जिसमें वो यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे ताजिर हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन सभी से यहाँ पर चंदा मांग रहा है। चंदा मतलब एक्सटॉर्शन फीस मांग रहा है, और वो लोग आकर उसको पैसे देते हैं ताकि वो अपना धंधा चालू रख सके। अगर कोई फीस नहीं देगा तो उसके धंधे को बंद कर दिया जाएगा। अब से उन लोगों ने यहाँ पर पैसे इकट्ठे करना शुरू किया, उन लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है, वो अपने पैलेस में बैठकर याशी कर रहे हैं। पर सुनने के बाद ग्रैंडपा काफी हैरान होते हैं और कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये लोग करप्ट लोग हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ जरूर करेंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 49 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इन लोगों को यहाँ पर से स्पिरिचुअल जड़ी बूटी मिल पाएगी या भी नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।